लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, आर्टिकल 15 तक। अब हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 16 से, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 डील्स विथ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है तो हमें सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में देना होगा, ठीक है। मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। अब देखते हैं 16 का क्लॉज 1 क्या बोलता है। बट जैसे कि हम लोग ने देखा था, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, बट क्वालिफाइड है, ठीक है। कुछ कंडीशंस रहते हैं, है ना। तो आप देखते हैं 16 का क्लॉज 1 ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। सेकेंड क्लॉज कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये इसी का सब क्लॉज है जो बताता है कि पहले तो एम्प्लॉयमेंट, बट कैसा एम्प्लॉयमेंट? अंडर द स्टेट, ठीक है। ये गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज से गवर्नमेंट के अंडर स्टेट सर्विस जो आती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक। एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेस। अब हमने जैसे कहा कि क्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड की कंडीशन हम लोग को क्लॉज 3 में देखने मिली, ठीक है। 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? गवर्नमेंट कैन रिजर्व एम्प्लॉयमेंट टू एनी पोस्ट ओनली फॉर द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। मतलब हम डोमिसाइल के बेसिस पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई आपने देखा होगा कि सपोज छत्तीसगढ़ है या कोई भी स्टेट ले लो, दिल्ली ले लो, ठीक है, कोई भी स्टेट ले लो, जो भी स्टेट आप लोगे, ठीक है, वहाँ डोमिसाइल यानी वहाँ के जो नेटिव हैं उनके लिए सीट्स रिज़र्व होते हैं, यह है ना। उन्हें कुछ रिज़र्वेशन या फिर कह सकते हैं कुछ रिज़र्वेशन या कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक। 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? स्टेट में प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ एन अपॉइंटमेंट और पोस्ट फॉर एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न। यानी भाई हम बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में, और ठीक है, अपॉइंटमेंट हो चाहे पोस्ट के लिए रिजर्वेशन हम लोग सीट रख सकते हैं। ये बेसिकली बात कर रहा है ओबीसी के लिए, ठीक है। फिर 16 फोर्थ क्लॉज 4A क्या बोलता है? रिजर्वेशन फॉर SC/ST प्रोवाइडेड ऑन अ बैकलॉग पोस्ट, ठीक है। अब ये 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 81, इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर 16 का क्लॉज 5 क्या बोलता है? एन ऑफिस बियरर रिलेटेड अफेयर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस और कम्युनल इंस्टीट्यूट कैन बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। यानी अगर कोई ऐसा ऑफिस है जो रिलीजियस रिलेटेड चीज़ों को लुक आफ्टर करता है, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई अगर ऑफिस है जो अंडर स्टेट है ना, तो वहाँ अपॉइंटमेंट जो है, पोजीशंस जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हुआ, है ना, क्योंकि हमने देखा कि भाई हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शंस है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भाई हम जान रहे हैं कि सोसाइटी कैसे बाइफरकेटेड थी, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ठीक है, और कैसे सबके कंडीशंस अलग अलग थी, तो उन्हें अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये कंडीशंस लगाए गए। ठीक है, फिर रिलीजियस कम्युनिटी, भाई रिलीजियस मैटर जो हैं उन्हें वो रिलीजियस पर्सन ज़्यादा अच्छे से जानेगा, ज़्यादा अच्छे से समझेगा, तो हैम्पर ना हो उनकी रिलीजियस ट्रेडिशन, इसलिए। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट टू एनी पोस्ट टू रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई, जो यहाँ के हमारे जो नेटिव हैं उन्हें एडवांटेज प्रोवाइड करना ताकि यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, फिर 16C क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ EWS। ठीक है, ये बात करता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हम लोग देखें, ये बाद में ऐड किया गया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में EWS के लिए प्रोविजंस लाए गए। ठीक है, हम लोगों ने 15 में देखा इनके लिए रिजर्वेशन है ना, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बात की गई 10% तक रिजर्वेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15 में हमने देखा था। ठीक है, कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू 10%, है ना, एग्जिस्टिंग के अलावा। ठीक है, और यहाँ हम लोग एम्प्लॉयमेंट में भी इस चीज़ का बात कर रहे हैं, EWS की रिजर्वेशन की, और ये रिजर्वेशन ऐड ऑन होगा जो पहले रिजर्वेशन इन्हें जो दिया जा रहा है इसके प्लस में, ऐसा नहीं कि इसको मिला के, है ना। ठीक, तो थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। 16 क्या डील करता है, 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। ठीक है, तो यही जो है जो हमने बताया आर्टिकल, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। पहले तो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। सेकेंड, नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेस। फिर इसके एक्सेप्शंस 3, 4, 4A, 5 और 6 में है। 3 क्या बोलता है कि भाई, है ना, बेस्ड ऑन दी डोमिसाइल, यानी बेस्ड ऑन द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट के बेसिस पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। 16(4) क्या बोलता है, OBC के लिए बात करता है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का। 4A क्या बात करता है, वो बात करता है कि SC और ST के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, 16 5th क्लॉज क्या कहता है, वो बात करता है कि अगर कोई रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड कोई ऑफिस है तो वहाँ रिलीजियस पर्सन, मतलब पर्टिकुलर उस कम्युनिटी का कोई पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। 16(6) क्या बात करता है, वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी के बारे में बात करता है, उनके रिजर्वेशन के प्रोविज़न के। तो यहाँ हम लोग का आर्टिकल 16 कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 17 पे। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, वो बताता है अनटचेबिलिटी। ठीक है, 17 क्या बताता है, जैसे इसको याद कैसे रख सकते हैं, 17 खतरा, 17 खतरा, खतरा क्या है, अनटचेबिलिटी हमारे लिए खतरा है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि एनी कंडक्ट रिलेटिंग अनटचेबिलिटी इज़ प्रोहिबिटेड एंड एबॉलिश्ड, एंड हम लोग को किसी भी टाइप की अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसे फॉरबिड करनी है। ठीक है, फिर enforcement of any disability arising out of untouchability shall be considered punishable offense। ठीक है, किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी अराइज हो रहा है कि भाई ये तो अनटचेबल है, उसके वजह से हम लोग कहीं भी उसको, है ना, डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस जो हमारा आर्टिकल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग लॉ बनाते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, इसे मजबूत करने के लिए तो हम लोग लाए थे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लाए थे 1976 में, इसमें भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है 18 में आती है एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, इसमें 4 प्रोविज़न हम लोग को देखने को मिलेंगे, 18(1), 18(2), 18(3) क्लॉज, 18(4) क्लॉज। ठीक है, तो
इसको याद रखने का ट्रिक कैसे है, 8 क्या है, गेट में क्या लगा रहता है, नेम प्लेट में क्या लिखा रहता है, नाम, टाइटल, ठीक है। तो ये एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। तो ये कहता है क्लॉज 1 कि स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी अदर टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर। मतलब स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कंट्री है, ठीक है, जो गवर्नमेंट, पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी अपने ऑफिशियल को कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगा, एक्सेप्ट सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर ही दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते आए हैं पहले के समय, ठीक है, पहले के समय टाइटल्स दिया जाता था, ठीक है। जो भी लॉयल्टी प्रूफ करते थे ब्रिटिशर्स को अपनी, उन्हें बहुत सारे टाइटल देते थे वो लोग, जैसे कि सर, राय बहादुर, ठीक है, फिर दीवान, राय साहब, केसरे हिंद, ठीक है। तो ये सब उन्हें टाइटल अवार्ड करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ठीक है। जैसे और केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद टाइटल एक्वायर करते थे जो ब्रिटिश के किंग होते थे, ठीक है, कि वो लोग इंडिया को रूल कर रहे हैं करके। तो ऐसे सब टाइटल्स पहले के समय देखने को मिलता था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये बताया गया कि सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर का टाइटल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और कोई टाइटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ठीक है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट से हम लोग कोई टाइटल नहीं लेंगे, ठीक है। ये इंडियन सिटीजन के बारे में बता रहा है। फिर बता रहा है कि पर्सन हु इज़ इंडियन सिटीजन, ठीक है, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अंडर द स्टेट, ठीक, कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, ठीक है, बट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा इसको फिर से देखते हैं। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, नो पर्सन हु इज़ इंडियन सिटीजन, ठीक है, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट लिए, है ना, कोई भी इंडियन सिटीज़न जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है वो कोई भी टाइटल नहीं लेगा फ्रॉम दी फॉरेन स्टेट, ठीक है। अब बोलता है एनी पर्सन वेदर इंडियन सिटीजन और फॉरेन इफ़ होल्डिंग एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और he is working under the states shall not accept any present achievement or any title from the foreign state without the consent of president। ये चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन सिटीजन जो स्टेट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं हमारे गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, वो किसी भी टाइप का प्रेजेंट अचीवमेंट, है ना, टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं क्लॉज 1 क्या कहता है कि भाई जो स्टेट है वो मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर को छोड़ के कोई भी टाइटल कन्फर्म नहीं करेगी। सेकंड क्लॉज बोलता है कि इंडियन सिटीजन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। फिर बोलते हैं थर्ड क्लॉज में कि कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन इंडियन हो चाहे फॉरेनर, ठीक है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है स्टेट के अंडर तो वो कोई भी टाइप का प्रेजेंट अचीवमेंट या टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात आती है पद्म भूषण, विभूषण और, है ना, पद्मश्री की। तो वो एक अवार्ड है, उसे अवार्ड की कैटेगरी में रखा गया है, उसे टाइटल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो इसलिए ये वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 18 को, ठीक है, ये वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 18 को, ठीक। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 में, ठीक है। तो भाई हमारा जो फर्स्ट पार्ट था राइट टू इक्वालिटी, ठीक है,
वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, 14 to 18। अब क्या आ जाता है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो वो आर्टिकल कहाँ से, 19 से 23, ठीक है। जैसे हमने सारे पार्ट्स लिखे थे ना, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको ये देखिए 19 से 22, सॉरी 22, और 23 से 24, और 25 से 28, और 29 से 30, ठीक है, और 31, 32। तो हमारे पास 7 पार्ट्स हैं, ठीक है, 19 से 22, सॉरी क्या है, 23 और 24 तो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आ जाता है ना, ठीक है। तो ये 22, 19 से 22, ठीक है। अब क्या कहता है 19 का फर्स्ट, ठीक है, ये पूरा 1 है, यही ध्यान रखेंगे, 19 का 1 ही चलेगा। 1 का क्लॉज ए क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसी के अंडर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो है इसी के अंडर आता है। फिर 19(1)(b ये क्या कहता है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, विदाउट एनी आर्म्स, ठीक। 19(1)(c क्या कहता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। 1(d क्या कहता है 19 का, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ई क्या कहता है, राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। एफ कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं। ए में क्या है भाई, हमें सोचने और बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, ठीक है। अब एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, मिल के इकट्ठा होंगे, तो इकट्ठा होंगे, असेंबल पीसफुली। फिर अब इकट्ठा होंगे तो एक यूनियन बनाएंगे, यूनियन और एसोसिएशन और कोऑपरेटिव। फिर भाई यूनियन बन गया, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, मिलकर मूव करेंगे, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर ई मूव किए, अब हम लोग रिसाइड करेंगे और सेटल हो जाएंगे एक जगह, ऑफिस खोल लेंगे, ठीक है। फिर एफ, फिर प्रैक्टिस करेंगे हमारे काम को, प्रैक्टिस करेंगे हमारे काम को, यानी प्रोफेशन। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, फिर से देखते हैं। ए में हम लोग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बी में असेंबल होंगे, अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन, हमें कोई आइडिया आया उसको हम लोग बताने के लिए लोगों को बुलाएंगे, असेंबल करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक यूनियन बनाएंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे, फिर उसके प्रचार के लिए इधर उधर घूमेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर अपना रिसाइड कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, यानी एक ऑफिस खोल लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा जो काम है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे तरीके से मैं याद रखूँ, ठीक है। फिर अब 19 का 2, 19 का क्लॉज 2, क्लॉज 2 ये क्या बताता है, एक्सेप्शन। ए 19(1) का ए का एक्सेप्शन बताता है। हमारा क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब आप कुछ भी बोलोगे क्या। तो यहाँ एक्सेप्शन ये आता है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, आप कोर्ट के बारे में कुछ गलत बोलोगे या लॉ से रिलेटेड, भाई है ना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, जज से रिलेटेड कुछ बोलोगे। फिर फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, अगर आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हो जिससे किसी हमारे जो फॉरेन स्टेट है, फॉरेन अदर कंट्री से जो रिलेशन है वो हैम्पर हो रहे हैं, तो फिर भाई है ना, ये इसका एक्सेप्शन आता है, आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप जो इंडिया की सिक्योरिटी और सोवेरेनिटी के लिए थ्रेट हो, ठीक है। फिर भाई आप दूसरे को, किसी को ज़बरदस्ती किसी टाइप का ब्लेम लगा रहे हो, डिफेमेशन का केस किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर आता है क्राइम प्रोवोकेशन, क्राइम प्रोवोक कर रहे हो, कुछ अपनी स्पीच से हेट स्पीच दे रहे हो जिसके कारण क्राइम प्रोवोक हो रहा है, तो भी ये सारे एक्सेप्शंस में आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। फिर 19 का क्लॉज 3 बी से रिलेटेड एक्सेप्शन बताता है। भाई बी में क्या था कि हम लोग असेंबल हुए, असेंबल होके क्या कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट है, नॉट टू स्ट्राइक। प्रोटेस्ट और स्ट्राइक में बेसिक डिफरेंस होता है,
पीसफुली होती है, जिसमें कोई पब्लिक को परेशानी नहीं होती, ठीक है, शांति से किया जाता है, ठीक है। लेकिन स्ट्राइक में क्या किया जाता है, दुकान बंद कराई जाती है, रोड जाम किया जाता है। तो भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्राइक के लिए हमें परमिशन नहीं देता है, ठीक है। और पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए किसी भी टाइप से। अगर आप असेंबल हो रहे हो पीसफुली तो किसी भी टाइप का पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। और आप आर्म्स लेके भी असेंबल नहीं हो सकते। जो आर्म्स लेके पहुंच जाते हैं ना, असेंबल होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आर्म्स लेके भी आपको नहीं होना है कायदे से, तो ठीक है। फिर 19 का क्लॉज 4, ठीक है, जो बताता है सी से रिलेटेड एक्सेप्शन। क्लॉज सी जो था ना 1 का, उससे रिलेटेड एक्सेप्शन बताता है। तो सी क्या था, टू फॉर्म द यूनियन। तो भाई आपको आज़ादी है कि आप पार्ट बन सकते हैं यूनियन को और कभी भी उसको एग्जिट कर सकते हैं। यूनियन, कम्युनिटी या कोऑपरेटिव्स बन सकते हो एसोसिएशन के, ठीक है, और एग्जिट भी कर सकते हो। लेकिन क्या आप ऐसा कोई यूनियन बनाने की आज़ादी है तो आप ऐसा कोई यूनियन बनाओगे जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूनियन बना लिए, है ना भाई, जो सोवर्निटी और इंटीग्रिटी के लिए ख़तरा है कंट्री के लिए, ऐसा कुछ यूनियन बना रहे हो तो इस चीज़ के लिए आपको बनाने की परमिशन नहीं है ना, ठीक है। फिर आता है 19 का क्लॉज 5, ये बताता है डी और ई से रिलेटेड। क्लॉज जो डी और ई जो प्रीवियस हम देखे ना यहाँ, ये देखिए यहाँ जो है ये डी और ई, ये दोनों से कि हम लोग मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड, है ना, सेटल भी हो सकते हैं, डिसाइड और सेटल भी हो सकते हैं। तो ये बोलता है हो सकते हो आप, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ऐसा कोई जगह है जहाँ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आपको नहीं जाने दिया जा रहा है। जैसे कि सपोज़ हम जानते हैं अंडमान निकोबार, जैसे अंडमान निकोबार है, वहाँ हमारी जो ट्राइब है सेंटिनलीज, ठीक है। तो सेंटिनलीज इस एरिया पे जहाँ ये रहते हैं यहाँ जाना अलाउड नहीं है किसी को, क्योंकि वो प्रिमिटिव है ना, वो समय के साथ चेंजेस अडेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, और बहुत प्रिमिटिव है। तो वो जब भी कोई ह्यूमन जाता है तो वो उसे थ्रेट मानते हैं, ठीक है, और वो किल भी कर सकते हैं, वो आपके जान के लिए ख़तरा है। तो ऐसे जगह पे जनरली आपको मूव फ्रीली करने से रोका जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटी, ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ वो उनके लिए सेक्रेट है, ठीक है, जहाँ वो नहीं चाहते कि कोई आए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ये दोनों एग्जांपल आ जाता है। फिर 19(6) है ना, क्लॉज 6, ये जो है एफ़ के लिए, एफ़ में क्या था कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन भी कैरी कर सकते हैं जो हमें मन है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं तो आप इलीगल एक्टिविटी की ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप क्रिमिनल बन रहे हैं, आप टेररिस्ट बन रहे हैं, ठीक है, आप ड्रग सप्लायर कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसमें भी तो रेस्ट्रिक्शंस आई ना, ठीक है। तो जैसे इलीगल और इमोरल ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग वो सारी चीज़ों पे भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते जो कि स्टेट कैरी करता है। सपोज़ छत्तीसगढ़ में जो हमारा, ठीक है, जो वाइन है, ठीक है, वाइन है, ठीक है, अल्कोहल जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, गवर्नमेंट इस चीज़ को कैरी करती है। तो आप इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट क्यों कर रही, ठीक है। तीसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि क्वालिफिकेशन इन प्रोफेशन। भाई ठीक है कि आप कोई भी प्रोफेशन को कैरी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप जैसे सपोज़ 12th पास नहीं किए हो, ठीक है, और आपको इंजीनियर की जॉब चाहिए क्योंकि आपको बोला गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा ना। इसलिए क्वालिफिकेशन इन प्रोफेशन ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, मतलब ये क्वालिफाइड है, इसका मतलब आप ये नहीं कि एब्सोल्यूट है। आपको कह दिया कि आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जस्टिफाइड रेस्ट्रिक्शंस हैं जो होने ज़रूरी हैं, ठीक। अब आता है आर्टिकल 20।
20 का आर्टिकल को याद रखने का ट्रिक है ऑफेंसेस, ओ से ऑफेंसेस, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, किसी ऑफेंस में आपको कन्विक्ट कर लिया गया है तो उस समय आपके क्या राइट्स हैं, ठीक है, वहाँ आपको कैसे प्रोटेक्शन के राइट्स हैं वो बताया जाएगा, ठीक है। तो 20 का क्लॉज 1 कहता है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स convicted of any offense for violation of law in force at a time of commission of act, ठीक है। मतलब जिस समय आपने क्राइम वायलेट किया उस समय जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा होगी। सपोज़ अगर आप 2015 में कोई क्राइम किए, उसका ट्रायल सपोज़ आज चल रहा है, ठीक है, और उस समय 2 साल की सज़ा थी, जो आज करंट जो लॉ है उसमें 5 साल की हो गई है। लेकिन क्योंकि आपने 2015 में ये क्राइम किया था तो आपको उसी समय के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक। सेकंड, पेनाल्टी शुड नॉट बी ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब आपको जो भी पेनाल्टी लगाया जाएगा वो, चाहे पेनाल्टी वो कैश के फॉर्म में हो या किसी कंपनसेशन के फॉर्म में हो या चाहे आपको, ठीक है, अरेस्ट के फॉर्म में हो, है ना, इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में हो, तो जो भी वो जो लॉ में जितना लिखाया है उसके अकॉर्डिंग ही, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये ए और ये बी, जो 20 का फर्स्ट क्लॉज है उसका ए बोलता है कि आपको जिस टाइम पे वायलेट किए थे लॉ उसी समय के टाइम के हिसाब से आपको पनिश मिलेगा, और जो पेनाल्टी है वो ग्रेटर देन द प्रेस्क्राइब्ड लॉ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 21 का 2, नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि एक ही पर्सन को, है ना, 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता सेम क्राइम करने का। सेम क्राइम करने के लिए सपोज़ आपने 2015 में आपको किसी चीज़ के लिए पहले ही सज़ा हो चुका है, दोबारा किसी ने आप पे केस किया तो भाई आपने तो सज़ा भुगत लिया ना, झेल लिया, तो फिर डबल उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिए जा सकती, ठीक है। फिर आता है 20 का क्लॉज 3। 20 का क्लॉज 3 ये बोलता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, means no person accused of any offense shall be compelled to be witness against itself। मतलब पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें, ये कहना चाहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये 1 से L लाइफ, ये याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, LL पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स के लिए भी, ठीक है। एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर कोई लॉ बना है जो इसे हैम्पर करता है तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग देखते हैं गोपालक केस 1950 का और मेनका केस, मेनका गांधी 1978 का केस। तो क्या हुआ था गोपाला केस में, कि ये हुआ था कि नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया था, किसका, आर्टिकल 21 का, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बताता है। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि लेजिस्लेटिव कैन टेक द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब लेजिस्लेशन चाहे तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को ले सकता है, ठीक है, उसके पास पावर है इसे अमेंड करने का, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मेनका केस में 1978 में कहा अपने जजमेंट में वाइडर इंटरप्रिटेशन देते हुए आर्टिकल 21 का कि कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, है ना, जो आपकी राइट्स है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, उसको आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि भाई ये बेसिक राइट्स है, ये आपके लिए नेसेसरी, ठीक है। अब इस आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स डिफाइन किए गए हैं,
ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट है 30-35 अराउंड अप्रॉक्सीमेशन, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बट अप्रॉक्सीमेशन मोर देन 30 और 35 है, ठीक है। तो ये बेसिक राइट्स है जो हमें मिलने चाहिए, ठीक। फिर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो क्या होता है ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? देखो, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। तो जुडिशरी जो है ना, वो डज नॉट हैव पावर टू डिटरमाइन एंड जस्टिफाई फॉर द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। तो जुडिशरी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जो पार्लियामेंट ने पास किया लॉ, उसमें कोई चेंजेस रिकमेंड नहीं कर सकता, अगर गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। कोई भी डिसीजन है जो कि एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, अगर उसे लगता है जुडिशरी को कि वो गलत है, तो वो उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। अब भाई हमने कहा जाए तो हमने अडॉप्ट किया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, बट हमारा जो सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है हमारे में, तो हम कंप्लीट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ भी नहीं है, ठीक है। मेजरली जितने लॉ बनाने का काम है वो तो पार्लियामेंट का ही है, उसमें तो कोर्ट बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता। लेकिन कहीं कुछ ऐसा केस आता है जहां ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड या बेसिक चीज़ों से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर या अगेंस्ट सिटीजन के अहित में कुछ हो रहा है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। 21 देखें और 21 का ए, ये याद रखेंगे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया, ठीक है, जिसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। इसमें कहा गया कि स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14। एज कितना? 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये ड्यूटी है स्टेट की, ठीक है। 2002 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 22, ठीक। अब 22 को हम लोग क्या बताता है? 22 बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अब भाई ये क्यों ज़रूरी है? ये दोनों के लिए ना, इंडियन हो चाहे फॉरेन सिटीजन, दोनों के लिए। भाई ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया था। रॉलेट एक्ट क्यों? टू सप्रेस दी, है ना, नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। भाई नेशनलिज्म बढ़ रहा था देश में, तो उन्होंने सोचा, वो डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी को भी ब्रिटिशर्स जिन लगता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है या कह रहा है, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और डिटेन कर लिया जाएगा विदाउट एनी फेयर ट्रायल। बिना ट्रायल के अरेस्ट और डिटेन कर लिया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो भाई ये राइट हमें प्रोवाइड की गई कि ताकि आगे ऐसा ना हो, ठीक है। तो दो टाइप के अरेस्ट होते हैं अगर देखा जाए तो, एक होता है प्यूनिटेटिव अरेस्ट और एक होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो प्यूनिटेटिव अरेस्ट क्या होता है? पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर द ट्रायल, जिसमें वो कन्विक्ट हो गया है। मतलब प्यूनिटेटिव ट्रायल ये है कि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और आप उसके लिए कन्विक्ट हो चुके हो ट्रायल के बाद, फिर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये तो ठीक है। और दूसरा अरेस्ट होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी ट्रायल और कन्विक्शन ऑफ अ कोर्ट टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस इन फ्यूचर। अगर लगता है स्टेट को कि आप किसी तरह, ठीक है, केओस या फिर कोई
सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के कंट्री के मैटर से रिलेटेड कुछ खतरा हो या कुछ ऑफेंस आपके कारण फ्यूचर में होने वाला है तो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या राइट्स मिलते हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जब आपको अरेस्ट किया जाए तो आपको राइट है कि आपको पता चले कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, राइट टू बी कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स। आपको राइट है कि आपको लीगल एड मिले। ठीक है, अपने लॉयर से कंसल्ट कर सको और डिफेंड कर सको अपने आप को। ठीक है, फिर राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन दी 24 आवर्स इंक्लूडिंग दी जर्नी टाइम। यानी आपको जब अरेस्ट किया जाए तो 24 आवर्स के अंदर आपको, ठीक है, जिसमें जर्नी टाइम इंक्लूडेड है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना ज़रूरी है। ठीक, तो भाई अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि विद इन 24 मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना क्यों ज़रूरी है? भाई सपोज़ किसी को फ्राइडे को अरेस्ट किया गया, पहले क्या होता था, सैटरडे संडे कोर्ट्स क्लोज रहते थे। ठीक है, तो भाई 2 दिन पुलिस को मिल गया है। ठीक है, यहाँ आपके साथ फॉर एक कॉन्सेप्ट लिया जाए, ठीक है, एक सिचुएशन मान लेते हैं, आपके साथ आपसे ज़बरदस्ती आपके साथ मारपीट किया जा सकता है। तो ये 2 दिन बहुत होते हैं ना पुलिस के लिए। ठीक है, अगर किसी का इंटेंशन गलत है तो जनरली ये एक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, हम मान के चल रहे हैं। बट अब क्या होता है, अब इसीलिए रिमांड कोर्ट होता है। ठीक है, रिमांड कोर्ट जो संडेज़ को भी ओपन होता है। ठीक है, सैटरडे संडेज़ को भी ओपन होता है रिमांड कोर्ट। तो इसलिए विद इन 24 आवर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ज़रूरी है। फिर राइट टू रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइज द फर्दर डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट ने आगे अपने फैसले में मतलब डिटेंशन दे नहीं देता आगे का, तो अगर नहीं दिया है तो 24 घंटे के अंदर आप उनको रिलीज़ करना है पुलिस को। ठीक है, अगर कोर्ट ने कह दिया कि फ़र्दर डिटेंशन अलाउड है, आपको देते हैं, फर्दर डिटेन कीजिए इन्हें, तो भाई फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, आप फिर आपको रिमांड में रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? एक्सेप्शंस देख लेते हैं थोड़े। ठीक है, तो ये क्या है, मीसा जो एक्ट आया था वो किससे रिलेटेड है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ये 71 में लाया गया था, 1971 में। यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ थ्रेट है तो उस केस में भाई आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन से कोई छूट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फिर ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था 1980 पे। ठीक है, इसके अंदर अगर नेशनल सिक्योरिटी को किसी तरह से थ्रेट है तो भी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों एक्ट थे टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव प्रिवेंशन एक्ट था। ठीक है, और जो पोटा था वो था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में लाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है अरेस्ट और डिटेंशन में, ये इसके एक्सेप्शंस है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2008 में आया था, जिसमें आप इलीगल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व हैं कुछ, इसमें मतलब इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी लिस्ट की गई है, उनमें अगर आप इन्वॉल्व हो और आप पाए गए, पकड़ाते हैं, तो आपको इस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हमने 2 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक था? 14 से 18 तक। ठीक है, राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक था? 19 से 22, है ना। 2 पार्ट हो गए। अब पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में आर्टिकल कवर होंगे 23 से 24, जो कि है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है,